तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग के बीच सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बता रहा था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए वैदिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या है वैदिक काल, वेदों का काल क्या है। तो सामान्यतः हम इसको दो भाग में करके देखते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। समझे? एक होता है क्या, ऋग वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल। तो जो ऋग वेद है, ऋग वैदिक काल है, इसमें हम लोग वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो ऋग वैदिक सभ्यता, इसको ऋग वैदिक काल भी कह सकते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते तो लिखा होता है वैदिक सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वैसे ही वैदिक सभ्यता। तो ऋग वैदिक के सभ्यता जो थे, इसके जो निर्माता थे, इसके निर्माता कह सकते हैं, वो कौन थे? आर्य थे। आर मतलब इसका एक अर्थ आता है। आर लूसेंट का बुक में देखो, उसमें लिखा होगा आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर का अर्थ क्या होता है? आर का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन किसका अर्थ होता है? आर्य का ये अर्थ होता है। आर जो होते हैं, ठीक है, आर जो कुलीन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अब इसमें एक चीज़ पढ़ना है वेद के बारे में। वेद जो है वो किससे बना है? वेद विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान। जैसे कि नहीं कहते कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत वेद का ज्ञाता हो, वेद पढ़ लिखे हो, मतलब वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उसमें अध्ययन के क्रम में हम लोग 4 वेदों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऐसे करके कुछ है ना। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इसमें एक वर्ड आता है हमेशा आपको एग्जाम में, वो लिखा रहता है वेद त्रयी। वेद त्रयी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको बोलते हैं हम लोग वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और अथर्ववेद जो कि वो अलग है। अथर्ववेद ये वेद त्रयी में नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखिए कौन कौन जाति के थे, कहाँ के निवासी थे, कौन आए थे, इन सब चीज़ों के बारे में जाने थे कि तो उनका तो मेन साक्ष्य था उसके पे उत्खनन के आधार पर। लेकिन ये जो हमारे हैं ऋग्वेद वाले, उसके बारे में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, या तो वैदिक सभ्यता वाले, उसके बारे में कुछ और विशेष जानकारियाँ हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो कहाँ से आए थे, किसके क्षेत्र से, उसके बारे में क्या क्या विद्वानों ने तर्क दिया है। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सागर से आने वाले, ऐसा मानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर तिब्बत क्षेत्र से आए थे वो बताते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो मध्य एशिया ईरान तरफ से आए थे उनको बारे में बताते हैं मैक्स मुलर साहब कि वे आए थे। लेकिन आर्यों का मूल निवास स्थान क्या? मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान है जिसमें सर्वमान, क्या सर्वमान मत जो है वो अपना कौन सा है? मध्य एशिया ईरान, यानी कि मैक्स मुलर साहब वाला ये सर्वमान मत है। समझ में आ गया? और कुछ लोग बताया कि आर्य जो है खैबर दर्रे, खैबर जो दर्रा है हिंदू कुश श्रेणी में, हिंदू कुश श्रेणी में, वहाँ से आए हैं, भारत में प्रवेश किए हैं। ये सब चीज़ें बतलाई गई। और इसमें ये भी बताया गया, जैसे कि इनका वो बतलाया गया, तो इसी के साथ ये भी बतलाया गया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद उसकी जो समानता है वो ईरानी ग्रंथ किसके साथ? अविस्ता के साथ है। किसके साथ? अविस्ता के साथ इसको संबंध बतलाते हैं। किसकी? ऋग्वेद की जो संबंध है ईरानी ग्रंथ अविस्ता से है। इतना समझ गए? इसके आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं बतला रहा था कि ऋग्वेद के बारे में। तो जो एक वागोज कोई अभिलेख है, वहाँ पे देवता हैं इंद्र देव, मतलब ऋग्वेद के देवता जैसे इंद्र, अग्नि, इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करने को मिलता है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बातें शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है? सबसे
प्राचीनतम वेद है। इसकी समानता हम लोग ने भी पढ़ा कि इसकी ईरानी ग्रंथ अविस्ता से इसकी समानता है किसकी, ऋग्वेद की। इसमें जो सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल ऋग्वेद के जो सबसे बड़ा मंडल है, इसका कौन सा है, दूसरा मंडल। कौन सा, दूसरा मंडल, जिसमें 43 सूक्त हैं, 43 सूक्त बतलाए गए। ठीक, देखो इसमें बतलाया गया ऋग्वेद में 4 मंडल, मतलब 4 मंडल यानी कि चौथे मंडल से, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी, कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी किसमें, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी। ऋग्वेद की समानता अविस्ता ईरानी ग्रंथ से है। यह सबसे प्राचीनतम है, ये सबसे बड़ा इसका जो मंडल है वो दूसरा मंडल है, जो कि जिसमें 43 सूक्त हैं। ये समझ में इतना आ गया, समझ में आ गया। इसमें जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल की रचना, ये भी कह सकते हैं तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था और इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। इसी से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल जो कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद में क्या है, कुल 10 मंडल है। क्या है, 10 मंडल है। कुल कितने 10 मंडल है, 10 मंडल। 1028 सूक्त। क्या है, 1028 सूक्त हैं। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, जिसको छेपा कहा गया। बोलेंगे छेपा क्या है, तो बोलेंगे पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, छेपा कहा गया। फिर से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, यह इसकी समानता अविस्ता ग्रंथ से होती है ईरानी। इसके चौथे जो मंडल है उसमें कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी मिलती है। सबसे बड़ा मंडल दूसरा मंडल है, जो कि 43 सूक्त उसमें है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। पहले और 10वां की रचना बाद में हुई, जिसको छेपा कहा गया। ठीक, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की, जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है। संस्कृत में जितने भी वो रचित कार्य हैं उससे जितने भी जानकारी मिलती है, संस्कृत में रचित संबंधित कार्यों की जानकारी, जितने भी संबंधित कार्य हैं उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, संबंधित कार्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक, ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। किसको, सोम को समर्पित। 9वां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की पदार्थ है, पेय पदार्थ, जिसको सोमरस कहा जाता है। मतलब 9वां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, जिसमें एक मतलब पेय पदार्थ विशेष प्रकार की, उसको सोमरस, उसका वर्णन मिलता है। ठीक, 10वें मंडल जो है, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। किसमें, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद भाई एक बार फिर से, सबसे बड़ा मंडल दूसरा मंडल, जिसमें 43 सूक्त हैं, ये सबसे प्राचीनतम है। अविस्ता से इसकी वो मिलती है समानता। चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें पहली बार शूद्र का वो मिला है उल्लेख। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है, जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है। इसमें देवता इंद्र और अग्नि में बात हो गई। ये सब जितने 9वां मंडल में सोम मंडल कहा जाए, जिसमें सोमरस की विशेष प्रकार के पेय पदार्थ है, उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब IBC जो मतलब हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नदी हैं, कुछ नदी हैं जिनका नदी का नाम, और कुछ वैदिक काल से संबंधित नदी हैं उसका नाम, और ऋग्वैदिक नाम।
जैसे सिंधु नदी, उसका सिंधु नामी था, झेलम का वितस्ता, चिनाब का औस्किनी, रावी का परुशनी, ब्यास का बिपाशा और सतलज का शतुद्री, सरस्वती का खग्गा, ये नाम हो गए। जो इसके हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके, वैदिक जो थे उसके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीति के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि कोई भी राज्य है, मान लेते हैं कोई भारत टाइप का ऐसे है, तो उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तार किया हुआ था उसके बारे में। तो इसका क्षेत्र जो था ऋग्वैदिक काल में जो भी आ रहे थे उसका सब तो सैंधव क्षेत्र में निवास करते थे, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब तीनों को मिला के उसको सब सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। ठीक, इस समझ में आ गया। उसमें जैसे कि अब राजा होते थे तो पहले ऐसा नहीं था कि राजा है तो बहुत ही राजमहल में रहेगा और बहुत बड़ी बड़ी उसको लोग गाड़ियाँ, बंगला, मतलब बहुत सारी चीज़ होती थी। उस समय ऐसी बात तो थी भी नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि राजा जो थे, राजतंत्र प्रारंभ था। राजतंत्र, राजा का कार्य क्या होता था, कबीले की रक्षा करना। आज आपको बोले कि भैया एक कबीला है, उसको आपको रक्षा करना है, तो राजा बोलेगा ऐसी राजा नहीं बनना है मुझे। और लोग, नियमित सेना भी नहीं होती थी, कर इच्छा अनुसार नियमित नहीं होता था। राजा के प्रमुख पुरोहित कौन होते थे, पुरोहित, ब्राह्मण। मतलब मेरा ये कहने का उद्देश्य कि जैसे कि राजा, एक आदमी राजा है तो आज राजा क्या होता है कि इस पे शासन करेंगे, उस पे शासन करेंगे, उस पे शासन करेंगे। आज हमारे भारतीय संविधान में देखें तो राजा होता है तो राजा का शासन नहीं होता, विधि का शासन होता है। क्यों? क्योंकि राजा है, इतनी महान उसके पास पावर है, तो अपना व्यक्ति का शासन शुरू करना शुरू कर देगा। तो उस समय राजतंत्र प्रारंभ था, राजा का तंत्र था, लेकिन बहुत ही वो था कि राजा का कबीले की रक्षा करना, गौ की सेवा करना, गौ चरवाहे करना, ऐसे ऐसे काम थे, मतलब श्रद्धा से करते थे। वो ऐसी एक संस्था थी उस समय, ये वाली बात है, समझ रहे हैं। मतलब कि राजा का कार्य कबीले की रक्षा करना, और नियमित कर भी नहीं होता था, फिर भी ये सब काम करते थे। जो राजा बनता था उसको इसे बनाया जाता था, ये सब किया जाता था। ये सब चीज़ें हैं। कुछ होते थे कि राजा को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था कौन कौन सी थी। राजा को नियंत्रित वाली प्रमुख संस्था कौन कौन थी। एक होता था विदत, एक होता था सभा, एक होता था समिति। तो हम लोग पढ़ते हैं विदत। विदत तो शायद सबसे प्राचीनतम संस्था थी। सभा, सभा में अब देखो, एक सभा क्या है, अनुभवी व्यक्ति उसमें शामिल होते थे। क्या होते थे? अनुभवी व्यक्ति इसमें शामिल होते थे। यह जो आज का आधुनिक राज्यसभा है उससे संबंधित है। और समिति जो होती थी, राजा के मुख्य सलाहकारी संस्था, जो कि आधुनिक लोकसभा के समान। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि राजा जो है, तो राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई तो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल ये सब होते हैं ना, उसे सोच विचार करता है। तो उसी समय तीन जो चीज़ थी, विदत, सभा, समिति। विदत जो था इसमें सबसे प्राचीनतम संस्था थी। सभा क्या थी, इसमें अनुभवी लोग रहते थे। आज राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में बड़े बड़े मतलब अनुभवी लोग रहते हैं, सबको दिग्गज को लाया जाता है। लोकसभा में चयन के माध्यम से किया जाता है, मतलब इलेक्शन के माध्यम से जो लोकसभा में जाते हैं वो जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, लेकिन इसका भी इलेक्शन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ये तो अलग की बात है, पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन इसमें यह है कि एक सहकारी संस्था देती थी, सलाह देती राजा को, लेकिन यह जो थे अनुभवी व्यक्तियों का, उसमें अनुभवी व्यक्ति चाहते थे। ये बातें मैं बतलाना चाह रहा हूँ आप लोग को। एक युद्ध की बात होती है वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में, दासराग युद्ध। दासराग युद्ध बेसिकली ये था कि राग युद्ध जो थे, भरत एक कबीला था। क्या कबीला था? भरत कबीला के राजा कौन थे? सुदास। भरत कबीला के राजा, भरत कबीला के सुदास, कुल या कबीला कह सकते हैं, जो अपने जैसे कि वो पुरोहित होता है ना, पुरोहित के पद, उससे किसको हटा दिया? विश्वामित्र को पुरोहित का पद दिया जाता है। विश्वामित्र को हटाकर किसको? वशिष्ठ को रख दिया पुरोहित का पद। वशिष्ठ को रखा, विश्वामित्र को हटा दिया, तो विश्वामित्र गर्म हो गया। तो दासराग युद्ध जो था इन्हीं दोनों के बीच में, किसके बीच? सुदास और विश्वामित्र के साथ। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी यानी परुष्णी नदी किनारे, जिसमें राजा सुदास विजय हुआ था। समझ गए?
तो ये युद्ध इसलिए हुआ था कि इसको पद से हटा दिया था, तो इन्होंने सुदास से लड़ा कि हमको पद से क्यों हटा दिए हो, इसलिए राजा सुदास हो विश्वामित्र के साथ हो, लेकिन वीर सुदास जीत गए। ठीक, यही बात है। अब देखो कुछ छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कुल होती थी, फिर विश्व होता था, ग्राम होता था, फिर जन होता था। जन सबसे बड़ी इकाई, जन सबसे बड़ी इकाई, और कुल सबसे छोटी इकाई, कुल सबसे छोटी इकाई। जैसे कुल, विश्व, ग्राम, जन, कुल, विश्व, ग्राम, जन। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें थी। तो ये राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। सामाजिक जीवन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था और छुआछूत का विकास नहीं हुआ था। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ही परिवार में विभिन्न वर्ग के लोग रहते, जैसे कि एक परिवार है, कोई भी ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब लोग रहते थे। ऐसा परिवार में कर विभिन्न वर्गों के लोग शामिल रह सकते थे, ये बात है। जिसमें के लोग कहते हैं, मैंने बताऊँगा कि कर्म प्रधान यहाँ पे वर्ण था। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीसती है, तो अब लेकिन हम लोग सभी एक ही साथ रहते हैं। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था था वो गतिशील था, गतिशील था। यहाँ पे 4 वर्ण था जो कर्म आधारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वो पूजा पाठ करवाएंगे, क्षत्रिय युद्ध के लिए, वैश्य व्यापार के लिए, शूद्र उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रचलित थी, तो आपको मैं बतलाने चला हूँ। ये सब मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो उसमें ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो पढ़ सकती थी, राजा और में भाग ले सकती थी, स्त्री शिक्षा था, विधवा विवाह भी था, नियोग प्रथा भी प्रचलन था। नियोग प्रथा मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। कि विधवा औरतें होती हैं जब, तो अपने घर में जो उसका पति होता है उसका भाई के साथ ऐसे संबंध बना के कुछ, आगे मैं बताऊंगा। 2-3 प्रथाएं, नियोग प्रथा, विधवा प्रथा, हर एक चीज़ को पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताऊंगा। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, पढ़ सकती थी, राज दरबार में भाग ले सकती थी, स्त्री शिक्षा होता था, विधवा विवाह, नियोग प्रथा का, और वहाँ पे बाल विवाह, प्रथा प्रथा, स्त्री प्रथा, इस सब प्रचलन नहीं था। ठीक, मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, घोड़दौड़ी करते थे। तो ये हम लोग सामाजिक जीवन पे चल रहे हैं। अब वो था राजनीतिक, अब सामाजिक जीवन है। तो सामाजिक में क्या होता है, महिला की स्थिति कैसी थी, पुरुष की स्थिति कैसी थी, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रतिबंध थे, क्या क्या लागू थे, भोजन में शाकाहारी मांसाहारी थे, मनोरंजन के लिए घोड़दौड़ करते थे। वस्त्र में, वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वस्त्र होता है कि अधिवास, अधिवास मतलब ऊपर पहनने वाला, अधिवास मतलब ऊपर पहनने वाला, वास मतलब कमर से नीचे, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र। नीवी, नीवी क्या होता था, नीवी होता था जो अंतः वस्त्र, नीवी अंतः वस्त्र, नीवी अंतः वस्त्र। और उष्णीय जिसको पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी, पगड़ी किसको बोलते थे, उष्णीय को। तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान, अधिवास कमर से मतलब ऊपर पहना जाने वाला, कमर से ऊपर जिसको वास, हाँ, नीवी, नीवी मतलब अंतः वस्त्र, और उष्णीय जिसको पगड़ी बोलते थे। समझ में आ गया? तो सामाजिक जीवन में यही सारी बातें थी जिसको हम लोगों ने कवर किया है। आर्थिक जीवन की ओर बढ़ें तो आर्थिक जीवन मतलब कैसे वो लोग, उनका व्यवसाय क्या था, क्या अर्थव्यवस्था थी, कैसे चलता था। आज की देखें तो आज के युग में स्वाध्याय मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। तो उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। प्रमुख प्रमुख पशु जो उनका था वो गाय था। क्या था उनका प्रमुख पशु, सबसे प्रमुख है। लेकिन घोड़ा, घोड़ा, अजा, अरी, अरी मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी, ये लोग भी पालतू थे। ठीक, हाथी पालतू पशु नहीं था उनका, हाथी उनका पालतू नहीं था। ठीक, हाथी उनका पालतू पशु नहीं था। समझ में आ गया? कृषि की ओर हम लोग देखें, अब अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, आर्थिक जीवन की ओर, तो कृषि हम लोग जाएंगे। तो उनका जो कृषि था वो द्वितीयक था। पहला क्या था, मुख्य मैं बताया हूँ आपको, पशुपालन वो था, लेकिन द्वितीयक उनका क्या था, कृषि। गोधूम यानी कि गेहूँ, गेहूँ, गोधूम, गोधूम, धान मतलब जिसको धान बोलते हैं, कपास, गन्ना, ये सब की खेती की जाती थी। समझ में आ गया? इन सब चीज़ की खेती की जाती थी। हल, हल, हल जिसको बोलते थे लौगल, लौगल जिसको चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने, हल मतलब लौगल के बारे में जानते हैं। खाद, खाद मतलब खाद बोलते हैं जिसको करीसु, करीसु में लिखा है यार, खाद मतलब करीसु का वर्णन मिला है, खाद इसको उसको बोलते हैं, करीसु का वर्णन मिला है। तो कृषि के लिए कृषि द्वितीयक था, गोधूम, धान, कपास, गन्ना, हल, लौगल, ये सब का साथ मिला है और इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो गया कृषि। अब देखते हैं कृषि के बाद
मुद्रा की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा की ओर बढ़ते हैं तो इनका जो मुद्रा था, इनका जो मुद्रा की ओर बढ़ रहे हैं, मुद्रा जो था लेकिन उस समय तो यार नियमित मुद्रे नहीं थे। क्यों? वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, ये भी तो हो सकता है। वाटर सिस्टम इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ये नियमित नहीं थी, लेकिन व्यापार के लिए, वही तो बोला, व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी कि एक वस्तु को, जैसे कि मुझे गेहूं की ज़रूरत है, किसी को चावल की ज़रूरत है, दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले, भैया आपको 10 किलो गेहूं चाहिए, बोलेंगे हाँ भैया मुझे 10 किलो चावल भी चाहिए, तो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इसके कुछ बहुत दोष भी थे। किसी को गेहूँ मिल रहा है, किसी को चावल, किसी को कोई सेव उगाता है, तो सेव वाला क्या करेगा लेके, ये सेव खाएगा बस, ये गेहूँ खाएगा बस। तो कुछ दोष भी थे, लेकिन वस्तु विनिमय प्रचलित था, ये बात है। मुद्रा के रूप में निष्क, मुद्रा के रूप में निष्क, जिसको स्वर्ण आभूषण, निष्क यानी कि स्वर्ण आभूषण, इन सब की चर्चा मिलती है। और एक इसमें मैं बतला दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा रहा था, उसमें मैं बताया था कि धातु में लोहा उन लोग को अपरिचित थे उससे, लेकिन इसमें है आयस, धातु मतलब आयस, इसको लोहा और चांदी का वर्णन नहीं था, लोहा और चांदी का वर्णन नहीं था धातु में देखा जाए तो, ठीक। सिल्वर का वर्णन, सिल्वर का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में हम लोग को सिल्वर का वर्णन मिलता है। तो मुद्रा प्रचलित नहीं था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली था व्यापार के लिए। निष्क जो है जो स्वर्ण आभूषण था, और धातु में सिल्वर, अथर्ववेद होता है, आयस लोहा चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं धार्मिक जीवन की ओर। कहाँ पर? धार्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये लोग भी मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं था, मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं था, ठीक। यज्ञ नहीं था, कर्मकांड नहीं था, यज्ञ कर्मकांड नहीं था, प्रकृति पूजन था, प्रकृति पूजन था। धार्मिक में मंदिर मूर्ति पूजा नहीं था, यज्ञ था, कर्मकांड नहीं था, प्रकृति पूजन था, ठीक है। सबसे प्रमुख देवता जिसको नाम दिया गया है पुरंदर, क्या? पुरंदर, इंद्र को पुरंदर, जो कि किला तोड़ने वाला, क्या? किला तोड़ने वाले को पुरंदर कहा गया है, इंद्र को, ठीक। देखो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इस सब में विश्वास था। इसमें आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इस सब में विश्वास था। इसके जो दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि, क्या थे? अग्नि। मनुष्य और देवता के बीच